हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके वन वर्ड देखेंगे इस वीडियो में। ये आपके 100 रहेंगे लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ सकते हैं यहाँ से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो आपका वन वर्ड है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, जैसे पूछा जाए वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड, मतलब जो गॉड के बारे में श्योर ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे। यानी कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में जो श्योर ना हो, गॉड के अस्तित्व पर संदेह करने वाला बंदा। मतलब ये ऐसे पर्सन होते हैं ना जिन्हें पक्का पता नहीं होता है कि भगवान है या नहीं। ठीक है, ये जो बंदे होते हैं ना, ये ना तो पूरी तरह से भगवान को पूरी तरह से मानते हैं, ना ही पूरी तरह से ये नकारते हैं, बल्कि हमेशा डाउट में रहते हैं। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक पर्सन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक पर्सन। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो डाउटफुल अबाउट डिविनिटी, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल है, रवि इज़ एन एग्नोस्टिक, ही नीदर डिनाइज नॉर एक्सेप्ट गॉड एग्जिस्टेंस। ना तो वो भगवान के अस्तित्व को नकारता है, ना ही स्वीकार करता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे है अल्ट्रुइस्ट। सेकंड वाला अगर हम देखेंगे, आज के जो ये 100 आपके वन वर्ड है ना, आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में कितने इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है, परोपकारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, वन हु डज गुड फॉर अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए अच्छा हो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाला हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो और बिना किसी सेल्फिश के दूसरों का भला करने में विश्वास रखता हो। तो यहाँ पे सेल्फलेस हेल्पर, ऐसे व्यक्ति को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना। जैसे कि मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा क्या थी, एक अल्ट्रुइस्ट थी, हु डिवोटेड हर लाइफ टू ह्यूमैनिटी, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने जीवन मानवता के लिए क्या कर दिया, डिवोट कर दिया। थर्ड नंबर पे आएगा अमेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, हमने पढ़ा भी बहुत बार है, बट इम्पॉर्टेंट भी है उतना। अमेचर मतलब शौकिया। वन हु डज, अगर पूछा जाए कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, जो मतलब जब कोई पर्सन किसी काम को प्लेजर के लिए करे, नॉट एज अ प्रोफेशन, ये उसका प्रोफेशन नहीं है, उसका शौक़ नहीं है, मतलब उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय नहीं है, बस वो शौकिया तौर पे ये काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं अमेचर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी या शौक़ के लिए करता हो, और वो उस फील्ड का प्रोफेशनल भी नहीं होता। तो ये नॉन प्रोफेशनल परफॉर्मर होते हैं। जैसे कि राहुल इज़ अ मेजर सिंगर बट वेरी पैशनेट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर जहाँ पे ये आपके रूट वर्ड एम्बी मिल जाए ना, तो यहाँ पे बूथ की बात करता है, दो चीज़ की बात करता है। ठीक है, वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईजी। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों का एक समान बहुत अच्छे से यूज़ कर सके, ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ़्ट हैंड, अपने राइट हैंड, दोनों हाथों से लिखने या कोई भी काम करने में माहिर हो। टू हैंडेड स्किल, लाइक फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर वॉज ऑलमोस्ट एम्बीडेक्स्ट्रस, ही कुड बैट विद बोथ हैंड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वो दोनों हाथों से बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है आपका अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब क्या होता है, वन हु वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट, पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की सरकार, कानून या व्यवस्था के खिलाफ होता है और समाज में पूरी तरह से लिबर्टी चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम अनार्किस्ट बोलेंगे, अराजकतावादी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेबल्स वर ब्रांडेड एज अनार्किस्ट बाय द स्टेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है एपोस्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपोस्टेट भी। एपोस्टेट मतलब क्या होता है, जैसे अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी फेथ, अपने विश्वास, अपने धर्म को त्याग देता है या बदल लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोस्टेट बोलेंगे। धर्म त्यागी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसने अपना धर्म या विश्वास को क्या कर दिया है, त्याग दिया, अपने पुराने धर्म या कोई राजनीतिक दल हो गया या किसी विश्वास को छोड़ देता है,
ऐसे व्यक्ति को हम एपोस्टेट कहते हैं। जैसे ही बिकेम अ एपोस्टेट व्हेन ही अबेंडेंड हिज रिलीजन, ठीक है, उसने अपना धर्म छोड़ दिया था जब वो धर्म त्यागी बन गया। मतलब अपनी फेथ को छोड़ देना, जो भी आप जिस पे भी आप विश्वास रख रहे हो उसको बदल लेना, उसे बोलते हैं एस्थेटिक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, पूछा जाए वन हु लीड्स अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब जो सादा और आत्म अनुशासित जीवन जीता हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सुख सुविधाओं को छोड़कर बहुत ही सादा, बहुत ही कठोर जीवन जीता हो, स्पेशली आध्यात्मिक शांति के लिए। ऐसे व्यक्ति को हम एस्थेटिक बोलते हैं, जिसको हम एक वर्ड में अगर बोलें हिंदी में, तपस्वी या सन्यासी। ठीक है, तो बुद्धा लिव्ड इन एस्थेटिक लाइफ बिफोर एनलाइटनमेंट। जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया था तो वो एक एस्थेटिक लाइफ जी रहे थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति मिल गया था। नेक्स्ट पे आएंगे एथीस्ट। देखिए यहाँ पे अगर थीस्ट है यानी कि गॉड बिलीवर, जो ईश्वर को मानता है, और आ लग गया तो नेगेटिव हो गया, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक, गॉड डिनायर, जो ये मतलब ये व्यक्ति क्या करता है, जिसका मानना ही है ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, उसने बहस में खुद को क्या कर दिया, नास्तिक घोषित कर दिया है, ये ध्यान रखना है, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता। नेक्स्ट पे आएंगे बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट जिसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया। वन हु अनेबल टू पे डेट, जो अपने कर्ज को चुकाने में अनेबल है, जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। ऐसा व्यक्ति या कंपनी जिसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं होते और कानूनी तौर पर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। फाइनेंशियली ये लोग रूइंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे बिगॉट। बिगॉट किसे कहा जाता है, वन इंटॉलरेंट ऑफ अदर्स बिलीव्स। ठीक है, उसे बिगॉट कहेंगे। मतलब जो दूसरों के विश्वासों के प्रति कैसा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने थॉट्स या अपने रिलीजन को लेकर बहुत हटी होता है, बहुत जिद्दी होता है, और दूसरों के अलग विचार, अलग विश्वासों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। या यूँ बोलो कि दूसरे इतना ज़्यादा वो अपने रिलीजन को लेकर इतना कट्टर रहता है कि दूसरे रिलीजन को भी देखकर बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे इंसान को हम बिगॉट कहते हैं। ठीक है, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी हटी होते हैं। ठीक है, बिगॉट कैन नॉट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे बोहेमियन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल सोशल हैबिट्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो समाज के ट्रेडिशनल रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं और जो रूल के अनुसार नहीं जीता, बल्कि अपनी मर्जी से एक अलग और अपने एक आर्टिस्टिक लाइफ जीता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोहेमियन कहते हैं। जैसे फ्री स्पिरिटेड वॉन्डरर रहते हैं ये। ठीक है, जैसे कि आपके वो क्या बोलते हैं, 1950s 1960s के जो राइटर थे, लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 1950s और 1960s के जो राइटर थे वो यही थे, बोहेमियन टाइप के थे। वो समाज के पारंपरिक रीति रिवाजों और नियमों को नहीं मानते थे, अपनी मर्जी से ही जीते थे। ठीक है, तो उसे ही जो आपके 1950s और 1960s के जो राइटर थे, ठीक है, जिन्हें हम बीट राइटर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में, बीट राइटर यही थे। ठीक है, तो ही लिव्ड अ बोहेमियन लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर सोशल रूल्स। ठीक है, कैनिबल। नेक्स्ट पे आएंगे कैनिबल। कैनिबल वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो उसे बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, जो फ्लैश ईटर है। ट्राइब वॉज अक्यूज ऑफ बीइंग कैनिबल इन एंशिएंट टेल्स। तो ये ध्यान रखना है, कैनिबल क्या होते हैं, ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान का मांस खाता हो। तो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आएंगे कोनोसर। कोनोसर क्या होता है, कोनोसर अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज दियर कंट्री। मतलब जो पूरी दुनिया को अपना सॉरी ये तो कॉस्मोपॉलिटन हो गया। अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। जो कोनोसर होता है ना, ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जिसे किसी स्पेशल फील्ड, जैसे आर्ट हो गया, जैसे म्यूज़िक हो गया, जैसे कोई फूड हो गया, उसकी बहुत गहरी समझ होती है और उसकी जो क्वालिटी को ना अच्छी तरह से ये परख सकता है, उसे बोलते हैं कोनोसर। एक्सपर्ट रहते हैं ये लोग। सीज कोनोसर ऑफ फाइन वाइन्स। ठीक है, मतलब ये फाइन वाइन्स यानी कि वाइन को अच्छी तरह से ये जान सकती है, क्योंकि ये उसकी क्या है, पारखी है। ओके, मतलब वो बढ़िया शराब की पारखी है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन
मतलब अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज दियर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्रेज है ग्लोबल सिटीजन, मतलब जैसे हम बोले, मतलब वह व्यक्ति जो किसी एक देश या संस्कृति से बंधा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अपना घर मानता है और अलग अलग जो संस्कृति हैं, जो कल्चर हैं, उनका सम्मान करता है। ठीक है, बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन ही फेल्ट एट होम एवरीवेयर, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो। सिनिक, साइनिक या सिनिक, साइनिक जो होता है निंदक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निंदक, बट ये ध्यान रखना, वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर, यानी कि हैबिचुअल डाउटर होते हैं ये लोग, यानी कि जो दूसरों की अच्छाई पर शक करता हो। ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो किसी की ईमानदारी या अच्छाई पर बिलीव नहीं करते हैं और हमेशा हर बात में दोष ढूंढता है, यानी कि गलती ढूंढते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम साइनिक बोलते हैं, निंदक टाइप का। ठीक है, मतलब जिनको हमेशा लगता है कि ये तो इंसानी है, ये तो निस्वार्थ के, मतलब ये अपने स्वार्थी के लिए ही आए होंगे। अगर कोई बेचारा ईमानदारी से भी अच्छा काम कर रहा तब भी उसमें मतलब गलतियाँ ही ढूंढना है। ठीक है, तो ये होते हैं ईगोटिस्ट, ये ध्यान रखना है। ईगोटिस्ट वन हु, ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सभी को आपने पढ़ रखा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, सेल्फ प्रेजर होता है। ठीक है, ईगोटिस्ट जो हमेशा अपने अचीवमेंट्स की बात करता है, हमेशा अपनी उपलब्धियों की बात करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत घमंडी होता है और हमेशा खुद के बारे में और अपनी उपलब्धियों, अपनी सफलताओं के बारे में बात करते रहता है, तो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, ईगो मतलब अहम, टिस्ट ये ध्यान रखना है, अहमवादी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल याद रखना है। पॉलिटिशियन वॉज एन ईगोटिस्ट बूस्टिंग ऑफ हिज डेट्स। एपिक्योर, एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर वन डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग प्लेजर्स, फूड लवर जिन्हें कहा जाता है। फूड लवर कौन कौन से हैं? सभी लोग फूड लवर ही होंगे। ठीक है, जो फूड लवर होते हैं उन्हें एपिक्योर बोलते हैं, जिनको अच्छा खाने पीने का शौक, मतलब जिनको अच्छा खाने पीने का शौकीन होते हैं, जो खाने पीने के और सुखों का जो शौकीन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे बढ़िया और डिलीशियस फूड, ठीक है, और डिलीशियस जो पीने वाली चीज़ें होंगी उनको काफ़ी शौक होता है और जीवन के भौतिक सुखों का आनंद लेना, तो उसे बोलते हैं एपिक्योर। तो एन एपी, जिसको हम अगर एकदम सिंपल सरल भाषा में बोलूँ ना, चटोरा बोलते हैं। तो एज एन एपिक्योर ही नेवर मिस्ड ट्राइंग न्यू कुजीन्स। ठीक है, तो एक चटोरा होने के नाते या एक एपिक्योर होने के नाते वो कभी भी नए कुजीन आजमाने से नहीं चूकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फास्टिडियस वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना काफ़ी मुश्किल का काम है। ओवरली पर्टिकुलर, तो उसे फास्टिडियस बोलते हैं, तुनक मिजाज, नक चढ़ा टाइप का, जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहता हो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। ठीक है, फेटलिस्ट मतलब होता है भाग। ठीक है, तो फेटलिस्ट मतलब जो भाग में विश्वास रखता हो, फेट में विश्वास रखता हो, डेस्टिनी बिलीवर होता नहीं ऐसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो मान लेता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही किस्मत में लिखा होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति को जो भाग में विश्वास करता हो कि अरे सब किस्मत में लिखा था तो हो गया, किस्मत में लिखी थी नौकरी नहीं मिली, किस्मत में लिखा होगा तो नौकरी मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को हम फेटलिस्ट कहते हैं। ये लोग ना भाग में विश्वास रखते हैं। ठीक है, फ्यूजिटिव वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से ही भाग जाए, जिसे हम भगोड़ा बोलते हैं। आपने गोल्सवर्दी का जस्टिस फ्यूजिटिव पढ़ा होगा। ठीक है, जो न्याय या कानून से भागता हो, वह व्यक्ति जो किसी क्राइम के बाद गिरफ्तारी या सज़ा से बचने के लिए कानून से छिपता रहता है। जैसे कोई क्राइम कर लिया और उसको सज़ा नहीं लेना है, तो सज़ा से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए भागता रहता है, तो उसे फ्यूजिटिव कहते हैं, जिसे एस्केप्ड प्रिजनर कहते हैं। ठीक है, भगोड़ा। गोरमेट मतलब ये भोजन वाला पारखी होता है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसे अच्छे और बहुत ही प्लेटेबल फूड, प्लेटेबल फूड की बहुत गहरी समझ होती है, यानी कि स्वादिष्ट भोजन की, और खाने की जो क्वालिटी है, उसके जो टेस्ट है ना, जो खाने की क्वालिटी है और उसके टेस्ट के सबसे छोटे अंतर को भी पहचान सकते हैं ये गोरमेट। ठीक है, यानी कि फाइन फूड एक्सपर्ट होते हैं। एज अ गोरमेट ही कुड डिस्टिंग्विश द सब्टल फ्लेवर्स इन डिशेस। ठीक है, हेरेटिक, ये विधर्मी होते हैं, पाखंडी होते हैं। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के
तो यहाँ पे कॉन्नोसर ऑफ फूड है, ये ध्यान रखना है। जो फूड में एक्सपर्ट होते हैं उसे गोरमेट कहा जाता है। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करता हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हेरेटिक बोलते हैं। ऐसा ये हेरेटिक पर्सन क्या होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनके विचार या जिनके एक्शन किसी समाज या रिलीजन के मान्यताओं के विरुद्ध होते हैं। जैसे कुछ समाज में या रिलीजन में कोई मान्यता है, उसके खिलाफ ये लोग जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ना धर्मद्रोही भी माना जाता है। जैसे कि गैलीलियो वॉज वंस कॉल्ड अ हेरेटिक फॉर हिज साइंटिफिक व्यूज़। गैलीलियो को एक समय उनके वैज्ञानिक विचारों के लिए हेरेटिक ही कहा गया था। ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, ये भी इसी से मिलता जुलता है। ये मूर्ति भंजक होते हैं, परंपरा, यानी कि ये लोग क्या करते हैं ना, वन हु ब्रेक्स इमेजेस और ट्रेडिशन, ये लोग क्या करते हैं, इमेजेस और ट्रेडिशन जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको तोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे, यानी कि परंपराओं को तोड़ने वाला, रूढ़ियों को तोड़ने वाला, जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, इनको तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है। समाज में चली आ रही पुरानी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन पर हमला करते हैं और उन्हें मानते नहीं हैं, तो ऐसे पर्सन को हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। फिर आ जाएगा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट जिन्हें हम पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, अगर पूछ लिया जाए कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता है, ऐसे व्यक्ति को हम लिंग्विस्ट कहेंगे या पॉलीग्लॉट कहेंगे। पॉली मतलब ही होता है मेनी, इसके रूट वर्ड पे जाएंगे तो पॉली मतलब ही वो मेनी होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई लैंग्वेजेस को जानता हो और उन्हें बोलने, लिखने और समझने में माहिर होता हो, ऐसे व्यक्ति को लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट बोलते हैं। लैंग्वेज मास्टर होता है ऐसे व्यक्ति। ठीक है। मार्टियर, नेक्स्ट पे आएंगे। मार्टियर मतलब शहीद। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, जो नोबल कॉज के लिए, किसी महान काम के लिए प्राण देते हैं, उन्हें मार्टियर कहते हैं। नोबल सेक्रीफाइसर होते हैं ये, मतलब ये ऐसे पर्सन होते हैं ना जो किसी महान उद्देश्य, जैसे देश की आज़ादी, समाज की भलाई या किसी हायर जो आपके हायर सिद्धांत के लिए अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, तो उन्हें मार्टियर कहते हैं। जैसे कि भगत सिंह इज़ रिमेंबर्ड एज अ मार्टियर फॉर फ्रीडम, है ना। भगत सिंह को हम लिबर्टी के लिए एक शहीद के रूप में याद किया जाता है आज। मिसएंथ्रोप, मिस मतलब ही होता है टू हेट। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है हेट, और एंथ्रो मतलब ह्यूमन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से ही नफरत करे। ठीक है, जो मैनकाइंड मतलब पूरे मानव जात से जो नफरत करता हो उसे हम क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप। ठीक है, ये व्यक्ति क्या होते हैं, ये व्यक्ति ना इंसानों और समाज से नफरत करता है और लोगों से दूर रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को हम मिसएंथ्रोप कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे मिसोजिनिस्ट। यहाँ पे अब जहाँ पे ये आपका रूट वर्ड आ जाएगा ना, समझ लो हेट की ही बात कर रहा है। आगे यहाँ पे चेंज होता रहेगा किससे हेट की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने बताया एंथ्रो यानी कि ह्यूमन जात से नफरत हो रही है। ठीक है, तो उसे हम, जो ह्यूमन जात से नफरत करता है उसे हम मिसएंथ्रोप बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी मिस आ गया है, यानी कि हेट की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किससे नफरत करने की बात हो रही है, गाइन मतलब होता है फीमेल, औरत। अब यहाँ पे औरत से नफरत करने की बात हो रही है, यानी कि अ पर्सन हु डिसलाइक्स वीमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो वीमेन से ही नफरत करता हो। गाइन मतलब ही होता है वीमेन। ठीक है, तो जो वीमेन से नफरत करता हो ऐसा व्यक्ति को हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनके प्रति बुरी भावना रखता हो, वीमेन हेटर होते हैं मिसोजिनिस्ट। नेम शेक मतलब क्या होता है, नेम शेक मतलब हम नाम, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, किसी दूसरे के जैसा ही नाम वाला व्यक्ति। जब दो या दो से अधिक पर्सन का नाम एक ही होता है तो वे एक दूसरे के हम नाम कहलाते हैं, यानी कि नेम शेक। जैसे राहुल गांधी इज़ द नेम शेक ऑफ हिज ग्रैंड मदर इंदिरा गांधीज फादर, तो नेम शेक है। ठीक है, राहुल गांधी अपने दादी इंदिरा गांधी के पिता के हम नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे नार्सिसिस्ट, समवन इन लव विद देमसेल्व्स, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जो खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उन्हें बोलते हैं नार्सिसिस्ट। जो अपने आप से, ऐसा व्यक्ति जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और हर टाइम बस अपनी ही तारीफ़ करता है और ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझता है, और ऐसे ही व्यक्ति को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे नोविस। नोविस को हम टायरो भी बोलते हैं। ठीक है, बिगनर भी बोलते हैं। ओके, इसके कई मीनिंग है नोविस के। नोविस को हम क्या बोलते हैं, टायरो भी बोलते हैं, नूब भी बोलते हैं। ठीक है, और रूकी भी बोलते हैं। एक मिनट, रूकी भी बोलते हैं।
ठीक है। बिगनर बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, ओके, अप्रेंटिस बोलते हैं, नूब बोलते हैं, रूकी बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न, बिगनर बोलते हैं, टायरो बोलते हैं, नोविस बोलते हैं, बिगनर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्हें मतलब जो नौसिखिया हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम या फिर किसी आर्ट या किसी प्रोफेशन में बिल्कुल नया हो और जिसे कोई काम का कोई भी अनुभव ना हो, तो उसे नोविस, टायरो, नूब, रूकी, अप्रेंटिस, ग्रीन हॉर्न, बिगनर बोलते हैं, ठीक है। तो वन न्यू टू ट्रेड और प्रोफेशन, जो किसी व्यापार या किसी प्रोफेशन में नया हो उसे बोलते हैं आपके नियोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है, नियोफाइट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये न्यू से ना नियोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो होपफुल थिंकर मतलब एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का वो क्या करता हो, हमेशा पॉजिटिव सोचता हो और किसी भी सिचुएशन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद करता हो, ऐसे व्यक्ति को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, होपफुल थिंकर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्फन की बात करेंगे, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्फन। पेरेंटलेस चाइल्ड होते हैं, जो एनजीओ वगैरह, जो एनजीओ वर्क्स है वो ऑर्फन्स के लिए होता है, वो लॉस्ट देयर फैमिलीज। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मतलब एक व्यक्ति है जो चीज़ों के ब्राइट साइड को देखता है, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा अच्छी उम्मीद करता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। एक व्यक्ति जो चीज़ों का हमेशा नेगेटिव वे में देखता है, यानी कि वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव सोचता है और कोई भी सिचुएशन हो हमेशा बुरे रिजल्ट की आशंका करता है, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, नेगेटिव थिंकर होता है। ऐसे व्यक्ति को हम पैसिमिस्ट कहेंगे। लाइक हार्डी को कहा गया है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखिए यहाँ पे फिल ये लव है, ये जो फिल है ना ये लव है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ठीक है। IST द पर्सन हु, तो वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो आदमी के वेलफेयर के लिए मतलब मनुष्य जाति के कल्याण के लिए जो सोचता हो, जो काम करता हो, उन्हें हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो एंथ्रो यानी कि जो ह्यूमन जात से प्रेम करता हो उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक अमीर व्यक्ति जो दान पुण्य के कामों में स्पेशली गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपना जो धन वगैरह है, समय वगैरह वो देता है, तो उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे कि रतन टाटा इज़ अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट हु डिनोट्स जनरसली, ठीक है। पॉस्थुमस, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द फादर्स डेथ, ठीक है, एक बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है उसे हम पॉस्थुमस कहते हैं, आफ्टर डेथ बॉर्न। नेक्स्ट पे आएंगे रिक्ल्यूज है, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो जानबूझकर समाज से दूर रहता है और अकेला जीवन बिताना उसको पसंद है, वैरागी टाइप का, एकांतवासी टाइप का, उसे रिक्ल्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को दुख देकर, जिसे मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जो दूसरों को दुख देता है तो उसे बड़ा खुशी होता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फिजिकली और मेंटली रूप से दुख या तकलीफ देने में खुशी मिलती है, ऐसे व्यक्ति को सैडिस्ट बोलेंगे। बाप रे, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को कष्ट दे के उनको खुशी मिलती है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं बहुत, हाँ। पेन इंजॉयवर होते हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट क्या होते हैं, पर्सन हु वॉक्स इन दियर स्लीप, ठीक है, अ पर्सन हु वॉक्स इन दियर स्लीप, जो क्या होते हैं, जो स्लीप मतलब नींद में ही चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सॉम आया है ना, सॉम ये रूट वर्ड है, इसका मतलब ये होता है स्लीप, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये आपका सॉम वर्ड आ जाए ना, जैसे यहाँ पे सोमनम्बुलिस्ट आया हुआ है, लेकिन सॉम वर्ड आया है रूट वर्ड, तो यानी कि स्लीप, सोने की बात जरूर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अ पर्सन हु वॉक्स इन दियर स्लीप, जो नींद में ही चलता हो उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक और आपका वर्ड है, जैसे कि इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब अब यहाँ पे भी सॉम वर्ड आया गया है,
यहाँ पे आप देख सकते हो रूट वर्ड सॉम आया, इसका मतलब यहाँ पे भी स्लीप की बात हो रही है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी जो होती है उसे बोलते हैं। उसी तरह आपका ये भी आ सकता है सोमनी लोकिस्ट भी आता है, सोमनी। जहाँ पे भी आपका सोम वर्ड आ जाए ना तो समझ जाओ वहाँ पे नींद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्टोइक मतलब क्या होता है, अ पर्सन इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो पेन हो चाहे प्लेजर हो भाई वो एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। मतलब जो जीवन में आने वाले दुख हो चाहे सुख हो, दोनों से इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता और अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को ये जाहिर किए बिना शांत रहता है, दोनों में बहुत स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे टीटो टेलर। टीटो टेलर मतलब वन हु एब्सटेंट फ्रॉम एल्कोहलिक, जो मतलब अल्कोहल से दूर रहता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं टीटो टेलर। जो किसी भी प्रकार की शराब या अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता, जैसे कि लाइक गांधी जी वॉज अ टीटो टेलर। सिमेट्री की स्पेलिंग याद रखनी है, 3 टाइम्स इसमें ई आता है, 3 टाइम्स, ठीक है, तीनों बार ई ही आता है, इसमें ए नहीं आता है। तो सिमेट्री का याद रखना है, ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। सिमेट्री का मतलब जहाँ पे डेड लोगों के शरीर को दफनाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान, ठीक है। मेनी सोल्जर्स वर लेड टू रेस्ट इन द वॉर सिमेट्री। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर, इसे क्या बोलेंगे, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ काम पर जाने वाले जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को दिन के समय देखभाल के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी जगह को हम क्रिश बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं। सी लेफ्ट हर बेबी एट द ऑफिस क्रिश, यानी कि जब माता पिता दोनों पेरेंट्स जॉब वाले हो तो अपने बच्चों को वो दिन में संभालने के लिए वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है। अन्न भंडार जिसे बोलते हैं, अनाज रखने का जो गोदाम होता है, एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ फसल से निकले अनाज, जैसे लाइक गेहूँ चावल, उसको ना सेफली रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हैंगर क्या होता है, प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, जिसको हम हिंदी में एयरक्राफ्ट शेड, हिंदी में विमानशाला बोलेंगे, यानी कि हवाई जहाज़ रखने का जो शेड होता है। जैसे एक बहुत मतलब हैंगर क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा हॉल हो, जैसे कोई शेड हो या बहुत बड़ा हॉल हो जहाँ हवाई जहाज़ को खड़ा किया जाता है और उनकी रिपेयर की जाती है, जैसे कि द जेट वॉज केप्ट इन हैंगर फॉर रिपेयर्स, ठीक है। मिंट क्या होता है, प्लेस वेयर मनी इज़ क्वाइल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मनी को, पैसे को क्वाइन किया जाता है, क्वाइन फैक्ट्री, जहाँ आपके पैसे बनते हैं, तो उसको हम मिंट कहते हैं, ठीक है। ये सरकारी जगह होती है जहाँ देश के लिए सिक्के बनाए जाते हैं, नोट छापे जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिंट बोलते हैं। जैसे कि न्यू 500 नोट्स वर प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट मिंट, और हिंदी में बोलेंगे टकसाल करके, है ना। सैनिटोरियम अगला जो है, अ प्लेस फॉर सिक टू रिकवर, यानी कि बीमार लोगों को ठीक करने के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पे बीमार लोगों को ठीक करने के लिए रखा जाता हो, उसे सैनिटोरियम बोलते हैं, जिसे हम हेल्थ रिजॉर्ट बोल सकते हैं। फ्रेज इसका है हेल्थ रिजॉर्ट, एक ऐसी जगह या एक ऐसा अस्पताल जहाँ लंबे समय से बीमार लोगों को ठीक होने और उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रखा जाता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट वर ट्रीटेड इन अ सैनिटोरियम, ओके। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी जो किड्स को थी। अनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, ठीक है, किसी देश में ऐसी स्थिति जहाँ कोई सरकार ही ना हो, ना कोई कानून व्यवस्था हो, हर तरफ अव्यवस्था हो, अशांति हो, तो वहाँ बोलेंगे अनार्की। ये आपने ध्यान रखना है। आर्की मतलब ही होता है रूल, और जहाँ कोई रूल ना हो तो उसे बोलते हैं अनार्की, ठीक है, यानी कि लॉलेस स्टेट। ऑटोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी मतलब मैंने भी बताया, ठीक है। ओके, ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, रूल बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तानाशाह यानी कि एक ऐसा शासन प्रणाली होता है जिसमें सारी शक्तियाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन के हाथ में होती है और उसी का फैसला लास्ट होता है, उसी का फैसला क्या होता है, लास्ट होता है, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे कि हिटलर जर्मनी वॉज एन ऑटोक्रेसी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तानाशाह। ऑटोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं, तानाशाह,
ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है तो याद रखना है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे नौकरशाही, अफसरशाही। लेकिन ये होता क्या है? ये एक ऐसा शासन प्रणाली होता है जहाँ पर सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो कर्मचारी, उनके द्वारा चलाई जाती है यह शासन प्रणाली, जिसमें बहुत सारे रूल और कागजी कार्रवाई होती है, तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। जैसे इंडिया ऑफन सफर्स डिले ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, भारत में अक्सर ब्यूरोक्रेसी के कारण कामों में देरी होती है। डेमोक्रेसी क्या होता है? ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है? ठीक है, तो क्रेसी मतलब भी होता है रूल, ठीक है, और आर्की मतलब भी रूल होता है, ये ध्यान रखना। क्रेसी मतलब भी रूल होता है और आर्की मतलब भी रूल होता है। ओके, ठीक है, तो जहाँ पे क्रेसी आ जाए, जहाँ पे आर्की आ जाए, उसका मतलब होता है शासन, रूल, ठीक है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि जहाँ पे लोगों का रूल चलता हो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें देश का जो प्रमुख, कोई राजा नहीं, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता वोट देकर अपनी सरकार खुद चुनती है, ठीक है, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ पे जनता के द्वारा क्या होता है? गवर्नमेंट चुनी जाती है, ठीक है, उसे। जैसे इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश है। मोनार्की क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जो ऐसा शासन जो किंग या क्वीन के द्वारा चलाया जाता है, तो रॉयल रूल, ठीक है, उसे मोनार्की कहते हैं। ओलिगार्की क्या होता है? ये ध्यान रखना है। और ओलिगार्की, तो यहाँ पे भी आर्की आ गया, शासन ही है। गवर्नमेंट बाय फ्यू पावरफुल पीपल, रूल बाय द फ्यू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओलिगार्की मतलब क्या होता है? वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने पावरफुल लोगों के ग्रुप के हाथ, मतलब ग्रुप के हाथों में होती है, यानी कि देश पर अमीर लोगों का एक गुट का शासन होता है, ठीक है। ओलिगार्की यानी कि कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे ओलिगार्की बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटो मतलब ही होता है रिच, ठीक है, क्रेसी मतलब होता है शासन, रूल, तो जो रिच लोगों के हाथों में शासन चला जाए उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। एक ऐसा शासन प्रणाली जहां देश की सत्ता सबसे अमीर लोगों के हाथ में होती है, गवर्नमेंट बाय द रिच, वेल्दी रूल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्यू पावरफुल पीपल, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, तो ओलिगार्की। दियोक्रेसी क्या होता है? दियो मतलब होता है गॉड, रिलीजन। दियो मतलब क्या होता है? गॉड। क्रेसी मतलब शासन, यानी कि रूल, ठीक है। एक ऐसी शासन है जहाँ पे धार्मिक नेताओं द्वारा धार्मिक कानूनों के आधार पर चलाई जाती है, उसे बोलते हैं दियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉज। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ठीक है, द स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब ये एक ऐसा साइंस होता है जिसमें मानव जाति का, यानी कि ह्यूमन रेस का और उसके जो डेवलपमेंट है, समाज और कल्चर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन साइंस, जिसमें मानव जाति के, उसके विकास के, समाज के, संस्कृति का, सभी का यहाँ पे स्टडी होती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे क्या होता है? प्राचीन खुदाई का विज्ञान बोलते हैं। वह विज्ञान, वह साइंस जिसमें पुरानी जो सभ्यताएं होती हैं उनको जानने के लिए खुदाई से मिली जो प्राचीन वस्तुएं हैं, एंशिएंट जो भी वस्तुएं हैं, जो इमारतें हैं, खंडहर हैं, उनका ना क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, तो वहाँ पे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं, अब वो पुरानी सभ्यताएं में जब खुदाई किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें मिलती हैं, इमारत मिलते हैं, खंडहर मिलते हैं, तो उन पर स्टडी किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इटमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़ों पर जो विज्ञान होता है, यानी कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा हो जिसमें कीड़े मकोड़ों पर क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है, ठीक है, उसे इटमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे एन है, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे कीड़े मकोड़ों की अध्ययन होता है उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, बीज एंड आंट्स आर स्टडीड इन एंटोमोलॉजी, ओके, जहाँ पे इंसेक्ट की स्टडी की जाती है उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एटिमोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, जहाँ पे शब्द
शब्द, यानी कि जो शब्द कहाँ से आया, कोई भी शब्द कहाँ से आया, उसका ओरिजिनल रूप क्या था, समय के साथ उसका जो मीनिंग है वो कैसे बदला, इसमें ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं वर्ड ओरिजिन का, उसे बोलते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, ये मतलब इस स्टडी में क्या होता है कि कोई जो वर्ड है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उसका ओरिजिनल, इस वर्ड का ओरिजिनल रूप क्या था, और समय के साथ इस वर्ड की जो मीनिंग है वो कैसे बदली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि मदर शब्द, मदर शब्द ना, जो आपका मदर है, MOTHER, ये जो मदर शब्द है ना, इसका जो ओरिजिन है ना वो संस्कृत के मात से आया हुआ है। कहाँ से? संस्कृत के मात, जिसे हम हिंदी में इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश में इस तरह है MATR। ठीक है, यहाँ पे एक वो रहेगा, इस शब्द से आया हुआ है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये जो मदर वर्ड है, तो इसमें ये एटिमोलॉजी में इसी मतलब इसी चीज़ पर अध्ययन किया जाता है कि कोई शब्द कहाँ से आया, कोई वो जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिनल रूप क्या था, और समय के साथ, टाइम के साथ इसका अर्थ कैसे बदला, ये सारी चीज़ें इसमें अध्ययन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे चिड़ियों पर स्टडी की जाती है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, मतलब जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें बर्ड्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे ही रोट अ बुक ऑन ऑर्निथोलॉजी आफ्टर ईयर्स अ बर्ड वॉचिंग। तो ये ध्यान रखना ऑर्निथोलॉजी में, जहाँ और देखो 3-4 चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक तो आपका वो याद रखना है एंटोमोलॉजी, जो मैंने नहीं शुरुआत अगर हम करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये आपका फील्ड ऑफ स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टडी की जाती है, मानव विज्ञान, जिसमें मानव जाति का, उनके विकास का। उसके बाद आर्कियोलॉजी आ जाता है, जहाँ पे पुरानी सभ्यताओं को जानने के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टडी की जाती है, आर्कियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद एंटोमोलॉजी, यहाँ पे हमने पढ़ा ना एंटोमोलॉजी, यहाँ पे एंटोमोलॉजी में क्या होता है, जहाँ पे इंसेक्ट, ठीक है, कीड़े मकोड़े पर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा एटिमोलॉजी, वर्ड ओरिजिन, कोई शब्द कहाँ से आया, उसका ओरिजिनल रूप क्या था, उसका मीनिंग, समय के साथ उसका वर्ड कैसे बदला। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या होता है, बर्ड्स पर स्टडी की जाती है। उसके बाद फिलोलॉजी आ गया है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एक ही साथ है। फिलोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें भाषा की स्टडी की जाती है। मतलब ये एक ऐसा विज्ञान होता है, साइंस होता है, जिसमें भाषा यानी कि कोई भी लैंग्वेज की बनावट कैसी है, उसका हिस्टोरिकल और उसका डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियो से याद रखना है, बॉडी की बात हो रही है, द स्टडी ऑफ द बॉडी यानी कि ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें सजीवों के शरीर, यानी कि जो लिविंग पर्सन हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनके बॉडी और उनके जो पार्ट्स हैं, उनके काम करने के तरीके का स्टडी किया जाता है। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स लर्न फिजियोलॉजी बिफोर सर्जरी। तो मेडिकल स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्जरी से पहले वो पूरी फिजियोलॉजी करते हैं, यानी कि पहले शरीर क्रिया विज्ञान है वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है सब इसमें मैंने करा दिया है। अब आ जाते हैं कुछ हम पोएम, मतलब लिटरेरी टर्म्स पे आ जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स क्या है देख लेते हैं इसको भी, ये भी सारे आपके वन वर्ड में ही आते हैं। ठीक है, एलिजी, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन डेथ। तो ये सभी को पता है, एक ऐसी पोएम होती है, एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसी गीत होती है जो किसी के डेथ पर दुख और शोक प्रकट करने के लिए लिखा जाता हो। जैसे कि ग्रे की एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये फेमस पोएम है, मॉर्निंग पोएम है, ये ध्यान रखना है। एपिटैफ क्या होता है, एपिटैफ जो होता है ना, वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टूम पर लिखे होते हैं, टूम पर, वो शब्द जो किसी पर्सन के डेथ के बाद उसकी कब्र या उसकी समाधि पर उसकी याद में लिखे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिटैफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टूम पर या कब्र पर लिखा रहता है, कोई इंस्क्रिप्शन रहता है, कोई वर्ड लिखा रहता है उनकी याद में, तो उन्हें बोलते हैं एपिटैफ। ओके, जैसे हिज एपिटैफ रेड, हियर लाइज अ ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, उनके एपिटैफ पर लिखा था कि यहाँ पर एक ब्रेव सोल्जर लेटा हुआ है। आई थिंक ये लाइनें भी यहीं से आई हैं, एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से ही लाइनें आई थिंक है, मैंने पढ़ाया भी है, हियर लाइज अ ब्रेव सोल्जर। खैर, फ्रेट्रिसाइड पे आ जाएंगे अब। यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखेंगे ना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 वर्ड आ सकते हैं। इसीलिए इसको ना अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, टाइम रहेगा एक बार तो देख ही लीजिएगा, टाइम रहेगा तो 2 बार भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 100 है, मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए सबका, क्योंकि बहुत ईजी भी है, बहुत बार आपने पढ़ भी लिया है इसको और रिविज़न तो मेनी टाइम्स हो चुके हैं इसके। फ्रैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ये आपका आया भी था एग्ज़ाम में, लास्ट एग्ज़ाम में आया था, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, तो ये साइड जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, साइड वर्ड जहाँ पे आ जाए, और मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है, साइड वर्ड जहाँ पे आ जाए ये किलिंग की बात करता है, मर्डर की बात करता है। ठीक है, किलिंग या मर्डर जहाँ पे भी ये साइड वर्ड आ जाए तो ये याद रखना है। फ्रैट्रिसाइड यानी कि भाई की हत्या, अपने ही भाई की हत्या करने का अपराध। जैसे कि कैन कमिटेड फ्रैट्रिसाइड बाय किलिंग एबल, कैन ने क्या कर दिया था, अपने ही भाई एबल की हत्या कर दिया था, फ्रैट्रिसाइड। ये किस में कहाँ है, कैन एबल कहाँ है, पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट पे आएंगे जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए साइड सब जगह लगा, जहाँ पे भी साइड आ जाए समझो वहाँ पे किलिंग की बात हो रही है। जेनो यहाँ पे रेस की बात हो रही है, किलिंग ऑफ अ रेस, किसी जाति, ठीक है, किसी जाति को ही मार देना, सामूहिक हत्या। जैसे कोई स्पेशल कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई कम्युनिटी है कि बहुत सारे लोगों को योजना बनाकर मारना, उसे बोलते हैं जेनोसाइड। ठीक है, होलोकॉस्ट वाज अ ट्रेजिक जेनोसाइड, ये आपने ध्यान रखना बच्चा। होमिसाइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी साइड आया, इसका मतलब यहाँ पे भी किलिंग की बात हो रही है। होमिसाइड क्या होता है, होमी मतलब ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव की, किसी मतलब किसी एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की जो हत्या कर दी जाती है उसे बोला जाता है होमिसाइड। तो द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द होमिसाइड, एक इंसान ने दूसरे इंसान की हत्या कर दी, उसे होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंटिसाइड क्या होता है, यहाँ पे भी साइड लगा है, तो यहाँ पे इन्फेंट की बात हो रही है, जो शिशु जो बच्चे होते हैं, जो शिशु, किसी नवजात शिशु पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद या कोई छोटा बच्चे की हत्या कर देना, उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो बच्चा नवजात शिशु है अभी, उसकी हत्या कर देना, तो इन्फेंटिसाइड। बेबी मर्डर जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप मर्डर केस, ये सारी चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप मास किलिंग देख सकते हो, मास किलिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसाइड, तो मैट्री से मैट्रिनल, मैटरनल याद रखना, मैटरनल से माँ को याद रखना, और किलिंग साइड को पता ही है किलिंग, तो माँ की हत्या जिसे हम मैट्रिसाइड कहते हैं, और मदर मर्डर। पैटर्नल से पैट्री याद रखना, पैटर्नल मतलब जो फादर, हमारे ददीहाल वगैरह बोला जाता है पैटर्नल, तो पैटर्नल से पैट्री याद रखना, फादर की हत्या, किलिंग ऑफ वंस फादर, फादर मर्डर, उसे हम पैट्रिसाइड बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आएंगे, एग्जाम्पल मैं छोड़ दे रही हूँ, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। रेजिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ अ किंग या क्वीन। ठीक है, जहाँ मतलब किसी राजा या रानी की हत्या कर देना, किसी देश के राजा या शासक की हत्या कर देना, इसे रेजिसाइड। जैसे कि रेजिसाइड हुआ नहीं था उसमें उनका, जेम्स फर्स्ट का रेजिसाइड ही तो हुआ था, जब मिल्टन थे, सब लोग मिल के उनके पब्लिकली बिहेडेड कर दिया जाता है, तो वो रेजिसाइड ही है, किंग मर्डर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट वाज रेजिसाइड, देखिए यहाँ पे दिया भी गया। सुसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को ही मार देना, तो सुसाइड हो गया। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान ले लेता है उसे सुसाइड बोलते हैं, सेल्फ किलिंग। अग्जूरिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या कर देना, अपनी ही पत्नी की हत्या कर देना, उसे बोलते हैं अग्जूरिसाइड। ठीक है, वाइफ मर्डर, तो ये ध्यान रखना। साइड देखो सब जगह है, यानी कि सब जगह वो किलिंग की ही बात हो रही है, मर्डर की बात हो रही है। अब आ जाएंगे एक्रोफोबिया पर, कुछ रिलेटेड हम हैं वर्ड्स रिलेटेड टू फियर या फोबिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखेंगे हम हाइट्स, जिनको हाइट से डर लगता हो, बहुत ऊंची जगहों पर जाने से लगने वाला जो बहुत डर होता है, जैसे बहुत ऊंची जगहों पर जो जाते हैं उनको डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब ही होता है हाइट, फोबिया मतलब, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये वाला फोबिया, ये रूट वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है डर। जैसे यहाँ पे मैंने ये रूट वर्ड बताया था साइड, साइड मतलब होता है किलिंग, मारना, जान से मारने वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी रूट वर्ड है फोबिया, तो जहाँ पे भी फोबिया आए ना समझ जाओ वहाँ पे डर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। इसके पहले भी मैंने वन वर्ड कराया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था वो। अब उसमें से मैंने जो गिने चुने थे ना, चुनिंदा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वहाँ से लिया है। तो एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता हो,
उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। सी कुडंट क्लाइंब द टावर ड्यू टू एक्रोफोबिया। ठीक है, जिनको एक्रोफोबिया रहेगा वो ऊंची मीनार पर नहीं चढ़ सकते। नेक्स्ट पे आएंगे अगोराफोबिया। देखिए यहाँ पे भी फोबिया वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे भी डर की बात हो रही है। जहाँ जहाँ फोबिया वर्ड आएगा समझ लो वहाँ पे डर की तो बात हो रही है, चाहे आपको समझ में आए चाहे, लेकिन ये वर्ड जरूर याद रखना कि हाँ फोबिया का मतलब ही होता है डर। यहाँ पे कुछ ना कुछ डर की तो बात हो रही है। ठीक है, तो फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जिसको ना ओपन जगहों से मतलब खुली जगह का जिसको डर हो, भीड़ भाड़ वाली या खुली जगहों पर जाने से लगने वाला डर, ऐसे व्यक्ति को हम अगोराफोबिया बोलते हैं। ओपन स्पेस फियर होता है। क्लैस्ट्रोफोबिया, यहाँ पे भी फोबिया है। तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, जिनको छोटी जगह बंद जगह जैसे लिफ्ट वगैरह छोटे कमरे में होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, उन्हें ऐसे व्यक्ति को हम क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि बंद जगह का डर। ओके, जैसे कि सी अवॉइडेड लिफ्ट ड्यू टू क्लैस्ट्रोफोबिया, वो लिफ्ट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको क्लैस्ट्रोफोबिया है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ वाटर। हाइड्रा मतलब ही होता है वाटर। हाइड्रा मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। जिनको पानी से डर लगता हो उन्हें बोलते हैं फियर ऑफ वाटर, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से लगने वाला डर। ठीक है, तो रेबीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जिन्हें जानवरों से डर लगता हो उन्हें जूफोबिया बोलेंगे, एनिमल फियर, ये ध्यान रखना है। आगे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं टू गिव अप थ्रोन। टू गिव अप अ थ्रोन, जो अपनी गद्दी ही त्याग दे, किसी राजा या रानी द्वारा अपनी स्वेच्छा से वो अपने पद को, अपने सिंहासन को छोड़ दे, तो उसे हम एब्डिकेट बोलते हैं, यानी कि थ्रोन रिनाउंस। जैसे कि एडवर्ड 8 ने क्या किया था, अपने लव के लिए उन्होंने एब्डिकेट कर दिया था। ठीक है, प्रेम के लिए उन्होंने अपने सिंहासन को त्याग दिया था। तो ये ध्यान रखना है, टू गिव अप अ थ्रोन यानी कि एब्डिकेट कर देना। नेक्स्ट पे आएंगे अल्मेनेक। अल्मेनेक मतलब क्या होता है, एन एनुअल कैलेंडर विद स्टार पोजीशन, यानी कि ईयरली कैलेंडर को भी अल्मेनेक बोलते हैं, जिसको हिंदी में पंचांग बोलते हैं। ये एक ऐसी वो क्या बोल सकते हैं, ईयरली बुक होती है जिसमें कैलेंडर, जिसमें फेस्टिवल्स, सूर्य चंद्रमा की जो सिचुएशंस हैं और भी जो खगोलीय जानकारी होती है इसमें, इसे बोलते हैं अल्मेनेक। ठीक है, एनिक्रोनिज्म क्या होता है, समथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि टाइम मिसमैच, उसे बोलते हैं एनिक्रोनिज्म। एनिक्रोनिज्म एक ऐसी वस्तु या एक ऐसे पर्सन या एक ऐसी घटना का जिक्र करना जो उस समय के दौर से मेल नहीं खाता। ठीक है, जैसे कि अ रिस्ट वॉच इन अ मेडिवल प्ले इज़ अ एनिक्रोनिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेडिवल प्ले में कई अलग अलग राइटर की पोइट्री में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि मेडिवल प्ले में कलाई घड़ी दिखाना एक दोस्त था, एनिक्रोनिज्म। ठीक है, क्योंकि उस समय उस टाइम पर कलाई घड़ी नहीं चलती थी तो उसमें दिखाया गया। ओके, तो ये अपने ध्यान रखना है। जैसे उसमें भी दिखाया गया, जूलियस सीजर में भी है ना, घड़ी का दिखाना, यानी कि जब जूलियस सीजर था, एक्चुअल में जब जूलियस सीजर, उस समय घड़ी नहीं थी, लेकिन शेक्सपियर ने जब लिखा तो घड़ी थी, लेकिन जब एक्चुअल में जब जूलियस सीजर था तो उस समय तो नहीं थी, लेकिन उसमें शेक्सपियर ने क्या किया, उसमें घड़ी का बजना दिखाया, तो जो कि एनिक्रोनिज्म का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज। पोएम्स और स्टोरीज का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, जिसे लिटरेरी कलेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एक ही किताब में कई अलग अलग राइटर की पोइट्रीज, कई अलग अलग राइटर की स्टोरीज या राइटिंग का कलेक्शन होता है, उसे एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, द टीचर गिव अस एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ये ध्यान रखना। एंटीडोट क्या होता है, अ मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर के खिलाफ काम करती है, जहर के अगेंस्ट काम करती है, उसे एंटीडोट बोलते हैं, यानी कि पॉइजन क्योर। जैसे कि किसी को सांप काट लिया तो डॉक्टर तुरंत एंटीडोट देता है, एक ऐसी दवा जो जहर के असर को ख़त्म करती है, कम करती है। ऑडिबल, अ साउंड दैट कैन बी हियर्ड, मतलब कोई भी साउंड है, कोई भी आवाज़ जो इतनी तेज हो कि उसे आप सुन सकते हो, तो उसे बोलते हैं ऑडिबल, यानी कि हेयरबल साउंड। इडिबल क्या होता है, फिट टू बी इटन, जिससे जो खाने के योग्य हो, कोई भी चीज़ जो खाने के लिए सेफ़ है और सुटेबल हो, जैसे कि फल ताज़े हैं और खाने योग्य थे, तो उसे बोलते हैं एडिबल। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे इलेजिबल, डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग। इलेजिबल मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग। डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग को ही हम इलेजिबल बोलते हैं, यानी कि ना पढ़ी जा सकने वाली राइटिंग, एक ऐसी राइटिंग जो इतनी ख़राब हो ना कि उसे हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है ना, वो यही होता है, इलेजिबल होता है, पढ़ने के योग्य नहीं होता है।
इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ये भी आया था एग्जाम में, जिसे आप बोलोगे ना कि करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति या कोई आदत इतनी पक्की हो गई है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, अनरिफॉर्मेबल, इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, यानी कि कोई चीज़ अगर घटनी है तो घट जाएगी, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे टाला नहीं जा सकता। जैसे कोई घटना है, कोई परिणाम है जो निश्चित रूप से होगा, जिसे होने से रोक नहीं जा सकता। जैसे कि मौत आनी है तो आएगी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ना हम ना आप। इनफैलिबल, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक। इनफैलिबल मतलब क्या होता है, जो कभी गलती ही नहीं करता है, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है। कोई व्यक्ति जो या चीज़ जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, कभी असफल नहीं हो सकता, उसे इनफैलिबल बोलते हैं, यानी कि एरर फ्री है, एररलेस है। जैसे कि पॉप वॉज वंस कंसिडर्ड इनफैलिबल, पॉप, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सब कुछ जानता हो, वह जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और जो कुछ भी करने के लिए कैपेबल हो। जैसे कि गॉड को हमने क्या कहा है, सर्वशक्तिमान बताया है, तो उसे ऑल पावरफुल बीइंग वही हैं। पैनासिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। ठीक है, ओमनीपोटेंट जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो, ये भी पूछा जाता है काफ़ी टाइम। पैनासिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए सिर्फ एक रेमेडी, सभी रोगों का एक इलाज, एक ऐसी दवा या उपाय जो हर तरह की बीमारी या समस्या को ठीक कर सकता हो, उसे पैनासिया बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल क्योर। ठीक है, इतना ही था, आई थिंक 90 ही था। चलिए फिर इतना ही था, 90 ही था। 90 ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने समझाने की भी कोशिश की है, बराबर हिंदी का बराबर यूज़ किया है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो सब ये कई बार आपने पढ़ भी लिया होगा, रिवीजन भी काफ़ी टाइम हो गया होगा, लेकिन ये भी एक रिवीजन है, और इसका फिर एमसीक्यूज़ कर लेंगे ना तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। ये तो था थ्योरी टाइप का, थ्योरेटिकल करके उसके बाद हम इसका एमसीक्यूज़ कर लेंगे, तो फिर और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ते रहिएगा डेली। एग्ज़ाम होगा तो होगा। बाय बाय।